प्राकृतिक बल और गति के नियम पर। गति के नियम हमने पढ़ लिए थे, हमने संवेग पर चर्चा की थी, हमने आवेग पढ़ा। नमस्कार सुबोध, नमस्कार नमस्कार राज, पूनम, सभी को नमस्कार, सभी को गुड इवनिंग भाई। चलिए, तो जो हमारी बातें चल रही है वो अब गति के नियम से होती बल पर पहुंची। बल हमने पढ़ा, बल के मात्रक पे हमने चर्चा की, हमने गति के 3 नियम पढ़े। आवेग हमने पढ़ा, आवेग संवेग पर हमने पढ़ी, याद रखिएगा। गति के 3 नियम पर हमने डिटेल से चर्चा की थी और इसके बाद हमने एक अभिकेंद्रीय बल पढ़ा था और इसके बाद हम अपकेंद्रीय बल पर बात कर रहे थे। नमस्कार नमस्कार किरण, गुड इवनिंग भाई सभी को। और हमने जब ये बातें की तो अभिकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है तो केंद्र की तरफ जो बल लगता है उसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। जब भी कोई वस्तु वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है तो केंद्र की तरफ बल अनुभव करती है, उसी बल को हम कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। और इसी अभिकेंद्रीय बल की वजह से वस्तु वर्ताकार पथ पर चक्कर लगा पाती है। इसी के कारण तो तुम्हारा जो ग्रह होते हैं वो सूर्य के चारों चक्कर लगाते हैं। जो ग्रह होते हैं ये सूर्य तुम्हारा, इस सूर्य के चारों ओर वर्ताकार पथ पे जो चक्कर लगा रहा होता है, जितने भी ग्रह होते हैं चक्कर लगा रहे होते हैं, क्योंकि एक केंद्र की तरफ बल अनुभव होता है, इसी बल को हम कहते हैं तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल। ग्रह के चारों ओर उपग्रहों की गति भी अभिकेंद्रीय बल का उदाहरण याद रखिएगा। नाभिक के चारों इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो भी तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल है। और किसी रस्सी, किसी पत्थर से, किसी रस्सी से पत्थर को बांधकर जब हम घुमाते हैं, ऐसे करके घुमाते हैं, तो जो घूम रहा है वास्तविकता में वो इसी अभिकेंद्रीय बल के कारण तो घूम पा रहा है। इसके बाद मैंने बताया था अपकेंद्रीय बल क्या होते हैं, ध्यान से सुनते चलिएगा। अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है तो पथ के केंद्र के विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है वो अपकेंद्रीय बल होता है। तो जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, वर्ताकार पथ पर चक्कर लगाती है, तो पथ के केंद्र के विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, विपरीत दिशा में लगने वाले बल को, अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल कहते हैं। तो जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पे चक्कर लगाती है, मान लो ये वस्तु वर्ताकार पथ पे चक्कर लगा रही है, घूम रही है, तो इस पथ के केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो तुम्हारा अपकेंद्रीय बल होगा, वो तुम्हारा अपकेंद्रीय बल होगा। और केंद्र की तरफ जो बल लग रहा होगा वो अभिकेंद्रीय बल होता है। दोनों बलों का जो मान होता है बराबर लेकिन दिशा विपरीत होती है, याद रखना। तो ये बाहर की तरफ जो बल लगेगा वो अपकेंद्रीय बल माना जाता है, ऐसा संतुलन के लिए माना जाता है, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि बल हमेशा युग्म में कार्य करते हैं। तो इस आधार पर हम ये मान लेते हैं कि जब कोई बल अंदर की तरफ भी लग रहा होगा तो उसके बाहर भी तो कोई बल लग रहा है और इसी बल को हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अब मेरी बात सुनना, जब हम ऐसे करके किसी रस्सी को घुमा रहे होते हैं, पत्थर को बांधकर रस्सी को घुमा रहे होते हैं इस प्रकार, तो जब तुम उसको छोड़ देते हो, मतलब अभिकेंद्रीय बल अगर तुम छोड़ देते हो तो जो पत्थर होगा वो दूर जाकर गिरेगा। वो दूर जाकर गिरने का कारण है कि उस बल को कोई बाहर तो खींच रहा होगा उस पत्थर को, वो अपकेंद्रीय बल होता है। तो ये माना जाता है। इस प्रकृति में वास्तव में बल नहीं पाया, लेकिन मान लेते हैं कि जब अभिकेंद्रीय बल होगा तो अपकेंद्रीय बल भी लग रहा होगा संतुलन की अवस्था के लिए। तो याद रखिएगा, पथ के केंद्र के बाहर की तरफ लगने वाला जो बल होता है उसे अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अच्छा, अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के मान समान, इन दोनों बलों के मान समान होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। तो लिख देता हूं, इन दोनों बलों के मान समान होते हैं, लेकिन दिशा विपरीत होती है, याद रखना, दिशा विपरीत होती है। तो बाहर की तरफ जो लगने वाला बल होता है वो तुम्हारा अपकेंद्रीय बल है। और इसी बल का उपयोग करते हुए हमने कुछ ध्यान रखना। तो तुम्हारी जो वॉशिंग मशीन है, ये प्रश्न बहुत बड़ा आता है, वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर काम करती है? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है वॉशिंग मशीन, इसी सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर काम करती है वॉशिंग मशीन। अच्छा, इसके अलावा दूध से मक्खन निकालने वाली मशीन, दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। तो वॉशिंग मशीन इसी सिद्धांत पर काम करती है, अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करती है। और तुम्हारी दूध से क्रीम निकालने वाली मशीन भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। या दही से मक्खन निकालने वाली मशीन भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। तो ये अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल हो गए हैं। एक और नोट में यहाँ डाल देता हूं, मौत का कुआं, मौत सर्कस में, अगर हम बात करें सर्कस में मौत का कुआं, अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। अपकेंद्रीय व अभिकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगर आपको अपकेंद्रीय और अभिकेंद्रीय बल साथ देख रहे हो तो मौत के कुएं को देखिए आप, जहां पर जो मौत के कुएं में जब मोटरसाइकिल सवार से चक्कर लगाता है, वर्ताकार चक्कर लगाता है, तो उस मोटरसाइकिल के केंद्र की तरफ जो बल लगता है वो अभिकेंद्रीय बल होता है और केंद्र के बाहर की तरफ जो बल लगता है वो आपका अपकेंद्रीय बल होता है। इन दोनों बलों का मान समान होने से वो संतुलन बना लेता है, वो आराम से मोटरसाइकिल चलाता रहता है, कार भी चलाते रहते हैं, देखा होगा मौत के कुएं में। तो वो सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जो वर्ताकार घूम रहा होता है तो केंद्र की तरफ जो बल लगेगा वो अभिकेंद्रीय होगा और केंद्र के बाहर की तरफ जो बल लगेगा अपकेंद्रीय होगा। दोनों बलों का मान समान होने से संतुलन बना लेता है, वो आराम से चक्कर लगाता रहता है। तो ये है तुम्हारा अभिकेंद्रीय और अपकेंद्रीय बल का सबसे अच्छा एग्जांपल, मौत का कुआं। अच्छा, इसके बाद तो ये हमने अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय बल पढ़े। एक प्रश्न जो तुम्हारा बल के अंदर बनता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बनता है। तो हम अब बातें करेंगे तुम्हारे गुरुत्वाकर्षण बल की। आगे बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल या इसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं, याद रखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के बीच लग रहा है, जैसे सूर्य और पृथ्वी के बीच लग रहा है, अन्य ग्रहों के बीच भी लग रहा है, दो ग्रहों के बीच लग रहा है, दो वस्तुओं के बीच भी लग रहा है, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो तुम्हारा आकर्षण प्रकृति का बल है, याद रखिएगा, जो आकर्षित करता है, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला, ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो बल कार्य करता है उसी बल को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है वही तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल है। और इस बल के बारे में बताने वाले व्यक्ति थे तुम्हारे न्यूटन साहब, और इन्होंने एक नियम दिया जिसे कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये न्यूटन साहब ने दिया था कि होता क्या है, तो देखिएगा।
हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें, ध्यान सुनिएगा। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच जो बल लग रहा है, जिससे वो दूसरी तरफ आकर्षित होती है, यही बल तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल है। जैसे सूर्य जो है वो पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, किस बल से कर रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से। सूर्य भी पृथ्वी को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो ये भी तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होगा। और जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा, गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, वो उसे ज्यादा बल से खींचेगा। और इसी वजह से पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने जाती है। लेकिन अगर हम पृथ्वी और चंद्रमा की बात करें, तो चंद्रमा भी पृथ्वी को खींच रहा है। जिस बल से पृथ्वी चंद्रमा को खींचती है, उसी बल से चंद्रमा भी पृथ्वी को खींच रहा होता है। क्योंकि पृथ्वी का आकार चंद्रमा की तुलना में बड़ा होता है, इसलिए चंद्रमा का बल पृथ्वी की तुलना में इतना प्रभावी नहीं हो पाता, और इस वजह से वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाने लग जाएगा। तो यही तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति था हमारे न्यूटन साहब। तो न्यूटन साहब ने क्या बताया? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। क्योंकि बल वाला टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, तो बल में सारी बातें पढ़नी पड़ेंगी, ध्यान रख लेना। गति के नियम हुआ, बल की बात होगी तो बल में घर्षण बल भी हम पढ़ेंगे। अभी केंद्रीय बल, संपर्क, असंपर्क बल क्या होता है, संतुलित असंतुलित बल क्या होते हैं, बल युग्म क्या होते हैं, बल आघूर्ण क्या होता है, सारी बातें हम पढ़ेंगे, याद रखिएगा। एक एक बात जो आपके लेवल में पसंद बन सकता है, उसकी एक एक बात को पढ़ते चले जाएंगे। चलिए, तो न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है? तो न्यूटन साहब एक पेड़ के नीचे सो रहे थे, फल नीचे आके गिरा, वो तुम लोगों को पता ही होगा, और इसी के आधार पर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत बड़ा नियम दे दिया। कैसे दिया? तो दो वस्तुएं हैं, ध्यान रख लीजिएगा। ये तो कोई दो वस्तु है, एक वस्तु ये है, दूसरी वस्तु ये है, और ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। ये दोनों एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। इसका द्रव्यमान m1 है और इसका द्रव्यमान m2 है। दो वस्तुएं हैं जो एक दूसरे से r दूरी पर है, जो एक दूसरे से r दूरी पर रखी हुई है। इनके बीच जो आकर्षण बल लगता है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। जैसे मान लो ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये दोनों एक दूसरे के बीच में r दूरी पर है, कोई दूरी पर है, और इनके बीच जो बल लगेगा वही तो तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के तो गुणनफल के समानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्यतिक्रमानुपाती होता है। ये बात बताई थी आपके न्यूटन साहब ने, और उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। तो क्या बताया न्यूटन साहब ने? ध्यान सुन लेना। दो वस्तुएं हैं m1 और m2, और दो वस्तुओं के द्रव्यमान m1 और m2 है, उनके बीच की दूरी r है। तो क्या बताया? इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल, उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, गुणनफल के समानुपाती, समानुपाती, तथा उनकी बीच की दूरी जिसको हमने कहा है r, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बात आपके न्यूटन साहब ने कही। न्यूटन साहब ने कहा कि ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के तो समानुपाती होता है, लेकिन उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखना कैसे? ये दो वस्तुएं हमने निकाली यहाँ, एक का द्रव्यमान m1, एक का m2, तो इनके बीच लगने वाला जो आकर्षण बल है, मतलब गुरुत्वाकर्षण बल है, वो इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती मतलब बराबर होता है, समानुपाती मतलब बराबर होता है। तो अर्थात f समानुपाती होता है m1 गुना में m2 के। तो यही तो बात न्यूटन साहब ने बताई, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हम एक नंबर समीकरण मान लेते हैं। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि f जो है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है 1/r स्क्वायर, उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा होता है। ये समीकरण हम दो मान लेते हैं। अब f समानुपाती m1 m2 है, f व्युत्क्रमानुपाती 1/r स्क्वायर है, तुम दोनों को बराबर रख सकते हैं, याद रखिए, दोनों को बराबर रख सकते हैं। तो फिर क्या हो जाएगा, ध्यान सुनना। तो देखना कैसे हो जाएगा ये। अगर मैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से दोनों को बराबर करते हो तो तुम्हारा क्या आएगा, ध्यान सुन लेना। तो ये हो जाएगा f समानुपाती m1 m2, ये दोनों गुना में आ गए, बटा में r स्क्वायर, बटा में r स्क्वायर। या मैं कहूं कि m1 m2 गुना में 1/r स्क्वायर को मैं सीधा लिख सकता हूं m1 m2 बटा में r स्क्वायर। ये दोनों समीकरणों को सब इक्वल कर दिया तो ये आ गया है। कई लोगों को लग रहा होगा कि जो 8 बैकग्राउंड से होंगे कि ये कैसे आ गया होगा। तो देखो इधर, ये जो बल होता है, ये दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती है और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। जब इन दोनों को बराबर रखा जाएगा, इन दोनों समीकरण बराबर ये है, तो हम 1 और 2 से क्या करेंगे, तो अब ये हो जाएगा तुम्हारा f समानुपाती m1 m2 बटा में r स्क्वायर। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, ये जब भी चिन्ह हटेगा कुछ ना कुछ लाएगा, क्या लाएगा, ये तो बराबर लाएगा और एक कोई कांस्टेंट लाएगा। जब भी समानुपाती का चिन्ह हटाया जाएगा, दो चीजों का जन्म होता है, ध्यान रखना। एक चीज यहां आएगी बराबर, तो f बराबर आएगा, एक यहां पर कोई कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को मैं यहां g से लिख रहा हूं, g m1 m2 बटा में r स्क्वायर। और यही बात बताने वाले तुम्हारे थे न्यूटन साहब। g यहां एक नियतांक है, g बराबर यहां एक कांस्टेंट है, एक नियतांक है, g यहां एक नियतांक है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहते हैं। तो g यहाँ क्या है, एक कांस्टेंट है जिसे सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहेंगे, याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि जो g है ये क्या है, तो ये एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका मान हर जगह समान रहेगा, याद रखना, इसका मान हर जगह समान रहेगा। तो बल का मात्रा तुम्हें पता न्यूटन होता है, तो मैं यहाँ से g का मान भी निकाल सकता हूं। देखो तो g बराबर क्या हो जाएगा, तो मैं अगर यहाँ से g का मान निकालूं, ये g का मान निकालूं तो r को इधर ले जाऊं तो f गुना में r स्क्वायर हो जाएगा, और m1 m2 को उसके नीचे, क्योंकि इधर ऊपर नीचे वाली में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा m1 बटा में m2। f बराबर तुमने पढ़ा g m1 m2 बटा में r। तो g बराबर क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करना, दिमाग लगाना कि g की मान निकालना है, तो r को इधर ले जाओ तो ये बटा वाली चीज जाएगी, तो तिरछा गुना होता है, हमेशा याद रखना, तिरछा गुना में होता है, याद रखना। तो g इधर रहेगा, m1 m2 उसके नीचे आ जाएगा, f r स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, अब इसका मात्रक क्या होगा, तो g का जो मात्रक होता है, f बल का मात्रक न्यूटन,
बल का मात्रक न्यूटन होता है। आर यहाँ पर त्रिज्या है और त्रिज्या का जो मात्रक होता है वो मीटर, क्योंकि त्रिज्या की लंबाई होती है और लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो मीटर है तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा गुना मीटर स्क्वायर। m1 m2 दोनों द्रव्यमान है और इस द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, इस वाले का भी किलोग्राम, तो किलोग्राम किलोग्राम को मैं किलोग्राम स्क्वायर लिख सकता हूं, याद रखिएगा। तो ये किलोग्राम स्क्वायर, तो ये हो गया तुम्हारा जी का, सार्वत्रिक जी का, बड़े जी का मात्रक न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ये तुम्हारे बड़े जी का सार्वत्रिक गुरुत्वीय, एक छोटा जी भी पढ़ेंगे अभी, ये छोटा जी भी हम पढ़ेंगे, ये बड़े जी की बात हो रही है। और इस बड़े जी का जो मात्रक आया है वो न्यूटन गुना मीटर स्क्वायर बटा या प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। इसका जो मान निकाला जाता है वो होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11, वही न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर, ये हो गया इसका मान। तो अगर आपसे पूछे कि सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक का मान कितना होता है, सार्वत्रिक है ये, यूनिवर्सल है, चंद्रमा पर इसका मान इतना ही होगा, सूर्य पर इसका मान इतना ही होगा, अन्य ग्रहों पर इसका मान इतना ही होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है, याद रखिएगा। और इसका मान होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हो गया तुम्हारा इसका मात्रक, इसका मात्रक याद रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि बात तुम लोगों को समझ में आई होगी। तो न्यूटन साहब ने नियम दिया, गुरुत्वाकर्षण का नियम, उस नियम के अनुसार बताया कि ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। और जब हम इस प्रकार रखते हैं तो जी का मान यहाँ से एक कांस्टेंट आता है, एक जी आता है, उस जी को कहते हैं हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट होता है वो आता है, याद रखना। उसका मान होता है 6.67 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। तो ये है आपका, ये है आपका, याद रखिएगा, ये है आपका यूनिवर्सल कांस्टेंट जी की वैल्यू इस प्रकार निकाली जाती है। तो ये आ गया। और जी का जो यूनिवर्सल नियतांक है तुम्हारा, इसका जो मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। तो ये नियम दिया था तुम्हारे न्यूटन साहब ने। ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल ही गुरुत्वाकर्षण बल है, और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं, याद रखना। तो ये गुरुत्व बल क्या है, कई बार इस पर भी आ जाता है गुरुत्व बल क्या है, तो ध्यान सुनना। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को, गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, गुरुत्व बल कहते हैं, याद रखिएगा। तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कह देते हैं। इसके बाद गुरुत्वीय त्वरण क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलते हैं इंग्लिश में, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। त्वरण क्या होता है, त्वरण होता है दोस्तों वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। जैसे तुम गाड़ी चलाते हो, कार चला रहे हो, कार चल रही है 20 मीटर प्रति सेकंड, वेग है इसका, ये तुमने उसको कर दिया 40 मीटर प्रति सेकंड, 40 किलोमीटर प्रति सेकंड, फिर उसका 10 मिनट के बाद में तुमने वेग चेंज कर दिया और वो 100 पर पहुंच गई। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है, पहले 40 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ चल रहे थे, फिर तुम 60 किलोमीटर चलते हो, फिर तुम 80 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से चलते हो, वो वेग में बार-बार जो परिवर्तन हो रहा है उसी को हम एक्सीलरेशन या त्वरण कहते हैं। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। तो अब ध्यान सुनना, जब किसी वस्तु को तुम ऊपर की तरफ ऐसे करके फेंक देते हो, जब किसी वस्तु को हम ऐसे ऊपर की तरफ करके फेंक देते हो, वस्तु नीचे आ रही है, तो जब हम प्रारंभ में उस वस्तु को फेंकते हैं, हाथ से तो वस्तु निकलती है ऐसे करके, किसी बॉल को फेंका, मान लेते हैं बॉल को फेंका है, ऐसे करके बॉल को फेंक दिया ऊपर, तो जब बॉल जा रही होगी तो शुरुआत में जब उसको हाथ से निकलेगी उसका वेग ज्यादा होगा, जैसे ऊपर जाएगी उसमें एक बल लगेगा जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल, और गुरुत्वाकर्षण बल उस पर प्रभावी होता जाएगा, होता चला जाएगा, और एक समय आएगा जब वस्तु ऊपर जाकर रुक जाएगी और वापस नीचे गिरना शुरू करेगी। जैसे वो नीचे गिरना शुरू करती है उसका वेग कम होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी की तरफ आती है उसका वेग बढ़ जाएगा। तो ये जो वेग में परिवर्तन हो रहा है ये गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हो रहा है। जब आप किसी बॉल को हाथ से फेंकते हो तो प्रारंभ में उसका वेग ज्यादा था, बॉल तेजी से जाती है, लेकिन धीरे-धीरे उसका ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, प्रभावी हो जाता है और वस्तु धीरे-धीरे स्लो हो जाती है, रुक जाती है। तो जब हाथ से निकली तो उसका वेग ज्यादा, क्योंकि उसने हाथ से आपने बल लगा दिया, अब उसका ग्रेविटेशनल फोर्स स्लो हो जाता है, तो धीरे-धीरे उसका वेग कम हो रहा है। तो ये जो वेग कम हो रहा है ये गुरुत्वीय बल की वजह से हो रहा है। और जब वो समय रुकने के बाद नीचे गिरना शुरू होती है, नीचे गिरना जब शुरू होती है, याद रखिएगा, तो प्रारंभ में वेग कम होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी के नजदीक आती है उसका वेग बढ़ता जाएगा। तो वेग में जो परिवर्तन होता है वो गुरुत्वीय बल के कारण, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण हो रहा है, इसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो याद रखिएगा गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो जब कोई वस्तु नीचे गिर रही होती है तो प्रारंभ में उसका वेग धीरे होता है, लेकिन जैसे पृथ्वी की तरफ आती रहती है, पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण उस पर प्रभावित होता जाता है, उसके वेग में जो परिवर्तन आया उसी को हमने कहा ये गुरुत्वीय त्वरण है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, ये याद रखिए। गणितीय रूप में हम बात करें, गणितीय रूप में हम बात करें कि गणितीय रूप को कैसे लिखेंगे, तो ध्यान सुनिएगा। गणितीय रूप में हम बात करते हैं, तो गणितीय रूप में हम बात करें, ध्यान सुनना, गणितीय रूप में। तो अब सुनना आराम से, हम पढ़ कर आ चुके बल का फॉर्मूला, और हम बल का बराबर F बराबर ma, ये हम पढ़ कर आ चुके, F बराबर ma हम पढ़ कर आ चुके। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को हम बल कहते हैं। लेकिन अब यहाँ हम जो बात कर रहे हैं वो गुरुत्वीय बल की बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं। तो यहाँ F बराबर ma, a यहाँ पर नॉर्मल त्वरण था, लेकिन चूंकि हम गुरुत्वीय त्वरण को लिखेंगे तो g से लिखेंगे। तो एक बात मैं देता हूँ, गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं इसे g से लिखते हैं, स्मॉल g से लिखते हैं, इसे g से लिखते हैं, स्मॉल g से लिखते हैं, याद रखिए। तो इसे स्मॉल g से लिखेंगे, याद रखिएगा, स्मॉल g से इसको लिखेंगे। और अब इसको गणितीय रूप में हम लाए, गणितीय रूप में लाए, तो अब थोड़ा ध्यान से सुनना तुम लोग, इसका गणितीय रूप बनाते हैं। तो चूंकि हमें पता है कि F बराबर होता है ma, पर हम आ चुके हैं, a यहाँ पर तुम्हारा नॉर्मल त्वरण होता है, लेकिन चूंकि यहाँ बल थोड़ा लग रहा है गुरुत्वीय बल, और जब गुरुत्वीय बल ये लग रहा है तो याद रखिएगा गुरुत्वीय बल की वजह से वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे, अब यहाँ a की जगह a बराबर मैं यहाँ g लिख दूं तो ये आ जाएगा F बराबर mg, और अगर मैं g बराबर लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा F बटा में m। लो भाई, ये हो जाएगा g बराबर F बटा m। कैसे आया पता लग गया होगा तुम लोगों को, पता लग गया होगा कि g बराबर F बटा m कैसे आया होगा। F बराबर mg है तो g बराबर क्या हो जाएगा, m को चले जाओ, F बटा m। तो ये हो गया तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण का गणितीय रूप, ये गणितीय रूप हो गया, याद रखिएगा। क्योंकि भौतिक राशि का हमेशा मात्रक होते हैं, तो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक वही होता है, नॉर्मल मात्रक तो वही होगा,
मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, याद रखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। लेकिन इस फॉर्म में अगर हम देखें, इस फॉर्म में अगर हम देखें तो फिर मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा जी बराबर न्यूटन प्रति मीटर, ये इसका मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर, न्यूटन प्रति मीटर, या अथवा इसका जो मात्रक होता है वही रखा जाता है। जो त्वरण का मात्रक होता है वो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या कह देंगे, ये इसका मात्रक। ये नॉर्मल जो त्वरण का मात्रक होता है, त्वरण का मात्रक होता है वेग में परिवर्तन वाला, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, याद है आप लोगों को। तो वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं वेग बटा समय, ये होता है नॉर्मल त्वरण। और नॉर्मल त्वरण के मात्रक, वेग का मात्रक होता है मीटर बटा सेकंड, और नीचे समय हो है तो 1 सेकंड हो जाएगा, तो मात्रक हो जाएगा मीटर बटा सेकंड स्क्वायर। तो ये तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक भी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। लेकिन चूंकि इस फॉर्म में हमने बात की है, इस फॉर्मूले के आधार पर न्यूटन प्रति मीटर भी गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक हो जाता है। गणितीय रूप में इस प्रकार भी लिख सकते हैं, याद रखना। तो ये दोनों मात्रक तुम्हारे गुरुत्वीय त्वरण के भी रहते हैं, ये गुरुत्वीय त्वरण के भी मात्रक रहते हैं, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर भी इसका मात्रक रहता है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट रुको, ये mg द्रव्यमान है ना, मीटर कैसे आएगा, मीटर नहीं भाई, मीटर नहीं, न्यूटन प्रति किलोग्राम भाई। हाँ ये द्रव्यमान है, ये m द्रव्यमान है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। क्षमा चाहता हूं, याद रखिएगा ये बात, किलोग्राम आएगा, ये किलोग्राम, मीटर नहीं बोलेंगे, इसको किलोग्राम बोलेंगे, किलोग्राम याद रखिएगा, ये तुम्हारा किलोग्राम है। न्यूटन प्रति किलोग्राम या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होगा, क्योंकि mg m द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, न्यूटन प्रति किलोग्राम होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसका मान कितना आता है, तो इसका जब कैलकुलेशन करके गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला जाता है तो आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये याद कर लेना, इसका जो मान होता है जी का जो मान होता है, इसका जो जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये गुरुत्वीय त्वरण का मान निकाला, कैलकुलेशन इसका निकाला जाता है तो इसका मान आता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और हम चंद्रमा पर बात करें, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का, पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठवां भाग होता है, छठवां भाग होता है, छठवां भाग होता है। इसका मतलब समझना भाई, गुरुत्वीय त्वरण जो अर्थ का है, जो तुम्हारा मूल का होगा, ध्यान सुनना, मूल का कितना आएगा, अगर मूल का निकालना है तो गुरुत्वीय त्वरण जो तुम्हारा अर्थ पर है उसका 6 से भाग दे दो तो वो तुम्हारा आ जाएगा, वो तुम्हारा आ जाएगा चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान। क्योंकि पृथ्वी पर तुम्हें पता है कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और इसका छठवां हिस्सा निकालेंगे तो लगभग आएगा 1.63, क्योंकि चंद्रमा का पृथ्वी तुलना में छोटा होता है, तो 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये चंद्रमा पर इसका गुरुत्वीय त्वरण का मान आ गया है। तो चूंकि चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में छोटा है, अगर आपसे पूछे कि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का छठवां हिस्सा होता है, तो इसको 6 से भाग देंगे तो लगभग इसका मान आ जाएगा 1.63 गुना 1.63 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये होगा तुम्हारा गुरुत्वीय त्वरण की कहानी, ये बात हुई गुरुत्वीय त्वरण की। अभी मैं टॉपिक लंबा टॉपिक चलेगा, रखिएगा, ये लंबा टॉपिक चलने वाला है कि पृथ्वी सतह पर मान कितना होता है, पृथ्वी ऊपर जाने पर नीचे जाने पर इसमें क्या होता है, पहाड़ों पर क्या होता है, भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ध्रुव पर क्या होता है, सारी बातें पढ़ने वाले हैं। भार में क्या बदलाव आएगा, द्रव्यमान में क्या बदलाव आएगा, तो गुरुत्वीय त्वरण से द्रव्यमान कैसे और भार कैसे, इस प्रकार की बातें हम करेंगे, याद रखिएगा। तो बातें चल रही है, आगे बढ़ रहे हैं। दो बातें मैं तुम्हें यहाँ और बता देना चाह रहा हूँ कि द्रव्यमान व भार क्या होता है, फिर टॉपिक सही तरीके से स्टार्ट करेंगे। द्रव्यमान व भार क्या होता है, तो क्या पढ़ा है मैं थोड़ा दोहरा दे रहा हूँ, क्या पढ़ा है वो दोहरा दे रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा। नमस्ते सभी को, सभी को नमस्ते, गुड इवनिंग सभी को। तो बातें हमारी चल रही है गुरुत्वाकर्षण पर, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक होता है, फर्स्ट ईयर के पेपर में से प्रश्न पूछा जा चुका है, याद रखिएगा कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर क्यों घूमती है, क्यों चक्कर लगाती है। सीधा सा कारण होता है कि जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा, जिसका गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा होगा उसके चारों ओर चक्कर लगाना ही पड़ेगा। तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो चंद्र सूर्य के सूर्य की तुलना में बहुत कम होता है, सूर्य का ज्यादा होता है, ज्यादा बल से खींचेगा तो पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगी, याद रखिएगा। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, बड़ा आसान सा प्रश्न था। अच्छा, इसके बारे में बताने वाला व्यक्ति था न्यूटन साहब। है क्या गुरुत्वाकर्षण बल, तो ये आकर्षण प्रकृति का बल होता है जो दो वस्तुओं को एक दूसरे की तरफ आकर्षित करता है। तो ब्रह्मांड की किन्हीं दो वस्तुओं के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है वही तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। वो दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती, उनके बीच की दूरी के फर्क के व्यतिक्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के फर्क के व्यतिक्रमानुपाती होता है, याद रखिएगा। तो ये तुम्हारा गुरुत्वाकर्षण बल होता है। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोग से गुड इवनिंग करते हो ना, तो कोई आप आगे से जवाब देते हो कि आपको समझ में भी आता है, लाइव पे बैठे रहते हो, समझ में आता है कि नहीं आता है, पता नहीं। फर्स्ट ग्रेड वालों को पढ़ाना अपने आप में एक महाभारत होती है। लाइव पे बैठे रहते हैं, नमस्ते भी कर लेते हैं, गुड इवनिंग भी कर लेते हैं, चीजें समझ में आती है नहीं आती है कोई नहीं बताता कि समझ में आ भी रहा है क्या, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लिए साइंस पढ़ाना और साइंस पढ़ना फर्स्ट ग्रेड वालों के लिए बड़ी बात है। चलिए, तो इसके बाद हम बातें कर रहे हैं द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। द्रव्यमान क्या है, सुनिएगा आराम से। तो द्रव्यमान और भार यानी मास और वेट क्या है, तुम्हारा मास एंड वेट क्या है, इसी के बारे में चर्चा हो रही है। वास्तविकता में जो तुम लोगों का होता है, हमारा होता है द्रव्यमान होता है, वो कभी भार नहीं होता है। हम कह देते हैं शब्द में, सुबह अच्छे से समझाते क्या पता लगता है, मैं तो समझा के मुझे लगता है कि कोई लाइव होता ही नहीं है। सुबह मुझे तो लगता है कि कोई लाइव होता ही नहीं है, इसलिए मैं तो पढ़ा देता हूं कि पता नहीं क्या इसको पढ़ा, कैमरे को देख के पढ़ा रहा होता है, तुम पढ़ते रहो बस। कमेंट देखता हूं तो सिर्फ गुड इवनिंग, नमस्ते, गुड इवनिंग होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता कि क्या कहानियां चल रही होती है। अब लाइव पे बैठे हो तो मुझे लग रहा होता है कि तुम लाइव बैठे हो और अब जैसे कमेंट आ रहे हैं, कीर्ति आपके कमेंट आ रहे हैं, 5-6 लोगों के कमेंट आए हैं, तो 5-6 लोग उस पर लाइव बैठे होते हैं और पढ़ भी रहे होते हैं। और ये खूबसूरती है लोगों की, याद रखिएगा कि इतने साइलेंट तरीके से पढ़ रहे होते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि कोई कमेंट ही नहीं करता, मास्टर को लगता है कि पता नहीं किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए बातें कर रहे हैं अब आगे, द्रव्यमान और भार क्या है। तो द्रव्यमान क्या है, पहले द्रव्यमान की बात कर लेते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, निहित पदार्थ की मात्रा को, निहित पदार्थ की मात्रा को, निहित पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान कहते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे कि द्रव्यमान क्या है, तो कितना मटेरियल, कितना पदार्थ आपके अंदर भरा हुआ है, कितना पदार्थ आपके अंदर भरा हुआ है, इसी को हम कहते हैं कि आपका द्रव्यमान। किसी वस्तु में, किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की जो मात्रा, मटेरियल कितना भरा हुआ है, वो उसका द्रव्यमान है। जैसे मेरा द्रव्यमान 70 किलोग्राम, तो मेरे में 70 किलोग्राम मेरा द्रव्यमान है, ना कि मेरा भार है।
किसी व्यक्ति का 50 किलोग्राम द्रव्यमान होता है। इतना मटेरियल, जितना मटेरियल ज्यादा बड़ा होगा द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा, जितना मटेरियल कम होगा द्रव्यमान उतना ही कम होगा। जैसे ये उंगली और इसकी बात करें अंगूठे की, तो इसका द्रव्यमान कम, अंगूठे का ज्यादा, तो इसमें द्रव्यमान, इसमें मटेरियल ज्यादा बड़ा होगा, इसमें कम होगा, तो ये कहानी रहेगी, याद रखिएगा। इसमें कोशिकाएं ज्यादा है, इसमें कोशिकाएं कम रहेंगी, तो इसका द्रव्यमान ज्यादा, इसका कम। उसी प्रकार मोटा आदमी, पतला आदमी, मोटी वस्तु, छोटी वस्तु, जिसमें जितना पदार्थ भरा हुआ है वो उसका द्रव्यमान है। और द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है, द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो किलोग्राम होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है। इसे साधारण तुला से मापते हैं, याद रखना, इसे साधारण तुला से मापते हैं। नॉर्मल जो तुला होती है उससे माप लेते हैं। तुला का मतलब जो वेट मशीन वाली बात होती है, इसको साधारण मशीन से, साधारण तुला से मापते हैं, इसे साधारण तुला से मापते हैं। द्रव्यमान कहीं भी, द्रव्यमान कहीं भी, कभी भी, कभी भी, कहीं भी, ऐसे कहते हैं, कभी भी द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है, कहीं नहीं बदलेगा। अगर मैं पहाड़ों पर चला जाऊं तो ऐसा थोड़ी मैं पीछे जाऊंगा, मैं फूल जाऊंगा, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। मैं समुद्र में चला जाऊंगा, फूल की तरह बड़ा हो जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। जैसा मैं हूं, जैसा मेरा द्रव्यमान है वैसा ही रहेगा। तो द्रव्यमान कभी भी कहीं भी बदलता नहीं है। चाहे व्यक्ति पहाड़ों पर चला जाए, चाहे व्यक्ति 50 किलोमीटर जमीन में गाड़ दूं, या समुद्र में चले जाए, या भूमध्य रेखा पर हो, या फिर आप लोगों का किरण अभी जो टॉपिक चल रहे होते हैं उसके आपकी टेस्ट सीरीज चल रही होगी, तो आप वहां पर बात करें, टेक्निकल टीम से बात कर सकता हूं। तो क्वेश्चन तो मैं तो करवा दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती, मैं बात करता हूं उस हिसाब से करें। टेक्निकल टीम या जो इनका मैनेजमेंट होता है उस हिसाब से बात की जाती है। चलिए, तो मैं आपकी बात पर जरूर समझ रखूंगा कि क्वेश्चन के बारे में बात चल रही है तो क्या करवाएं कि ना करवाएं। और ये अच्छा भी होता है, क्वेश्चन होगा तो चीजें ज्यादा समझ में आएंगी, याद रखिएगा। तो मैंने कहा कि द्रव्यमान कहीं भी कभी भी बदलता नहीं है। जैसा आपका द्रव्यमान है वैसा ही रहेगा, चाहे भूमध्य रेखा पर हो, चाहे ध्रुव पर चले जाओ, चाहे पृथ्वी से ऊपर चले जाओ, पृथ्वी से नीचे चले जाओ, पहाड़ों पर चले जाओ, कहीं चले जाओ, आपका द्रव्यमान, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान को साधारण तुला से मापा जाता है, उसका मतलब किलोग्राम होता है। अगर हम भार की बात करें, अगर हम भार की बात करें तो भार क्या है, ये वेट क्या है, ध्यान से सुनना। वेट क्या है, भार क्या है। किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल को, तो मैं एक बात यहां और लिख देना चाहता हूं, तो सुनो आराम से। भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल है भाई, भार एक प्रकार का बल है, याद रखिएगा। एक प्रकार का बल है जिससे पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है, जिससे वस्तुओं को पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है, अपनी ओर क्या करती है, आकर्षित करती है। तो तुम किसी भी वस्तु को ऊपर फेंकते हो तो पृथ्वी पर आकर गिरती है। तो भार एक प्रकार का क्या है, बल है, जिससे वस्तुओं को पृथ्वी जो है वो अपनी ओर आकर्षित करती है। तो भार अगर आपसे पूछे तो क्या है, तो भार एक प्रकार का बल होता है, भार एक प्रकार का बल होता है। और बल क्या है, तो बल होता है, याद रख लेना, द्रव्यमान गुना में त्वरण। चूंकि हम त्वरण में गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, गुरुत्वीय त्वरण की बात कर रहे हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा। ये लो गुरुत्वीय त्वरण। तो भार को हम W से लिखेंगे, बल को हम F से लिखेंगे, द्रव्यमान को हम M से लिखेंगे। और यहाँ जो गुरुत्वीय त्वरण है, वैसे त्वरण त्वरण होता है A, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण को हम G से लिखते हैं, तो W बराबर तुम्हारा हो जाएगा जो बल का सूत्र प्राप्त हो, उसी प्रकार ये W बराबर mg। तो भार एक प्रकार का क्या होता है, बल होता है, भार एक प्रकार का बल होता है। तो जो वस्तु का द्रव्यमान होता है उसमें हम गुरुत्वीय त्वरण का गुणा कर दें, द्रव्यमान में अगर गुरुत्वीय त्वरण को गुणा कर दे तो उसका भार हो जाएगा, वो उसका भार हो जाएगा, ध्यान रखना। तो भार एक प्रकार का बल ही तो है जिस बल से वस्तुओं को पृथ्वी पर आकर्षित कर रही है। तो भार एक प्रकार का बल हुआ, और बल का जो सूत्र होता है वो mg होता है, और जो बल का सूत्र होगा वो तुम्हारे भार का सूत्र होगा। तो जो बल का मात्रक होता है वही भार का मात्रक। तो भार का मात्रक क्या होगा, तो जो कि भौतिक राशि में लिया हमें, तो इसका जो मात्रक होगा वो जो बल का मात्रक है वो इसका मात्रक होगा, इसका मात्रक होगा न्यूटन। तो न्यूटन, तो भार का जो मात्रक होता है वही होगा जो बल का मात्रक, और बल का मात्रक न्यूटन होता है, तो भार का मात्रक भी न्यूटन होगा। चलिए, अच्छा, इसका मात्रक न्यूटन होगा। इसे कमानीदार तुला से मापते हैं, स्प्रिंग वाली तुला से, कमानीदार तुला से मापते हैं, इसे कमानीदार तुला से मापेंगे, याद रखना। भार अगर ज्ञात करना हो तो स्प्रिंग वाली तुला का उपयोग करेंगे हम, और अगर द्रव्यमान मापना हो तो नॉर्मल जो तुला होती है उसी से हम काम चला लेते हैं। लेकिन अगर हमें भार मापना हो तो हम स्प्रिंग वाली तुला, आपने देखा होगा किसी को मापने के स्प्रिंग वाली वेट मशीन आती है, तो वो वेट वाली मशीन, स्प्रिंग वाली मशीन, कमानीदार तुला से मापते हैं। अब सुनो, द्रव्यमान कहीं भी कभी भी बदलता नहीं है, लेकिन सुनना आराम से बातों को। ये जो जी होता है, ये वाला जी, इसका मान हमेशा बदल जाता है। जी का जो मान होता है वो पृथ्वी की सतह पर हमने निकाला था, पृथ्वी की सतह पर हमने निकाला था, याद रखिएगा ये वाला। तो इसका मान हमने ये निकाला था पृथ्वी की सतह पर या समुद्र की सतह पर या पृथ्वी की सतह पर, इसका जो मान होता है वो 9.8 मीटर पर सेकंड होता है। सतह के ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तो जी का मान बदलता है। भूमध्य रेखा पर अलग होगा, ध्रुव पर जी का मान अलग होगा, पहाड़ों पर अलग होगा, पृथ्वी के नीचे अगर डाली जाए तो वहां पर जी का मान अलग होगा। जी का मान जो स्मॉल जी है वो हमेशा बदलती है, लेकिन कैपिटल जी याद कीजिए वो कभी बदलता नहीं है। स्मॉल जी हमेशा बदलेगा, याद रखिएगा। स्मॉल जी का जो मान है 9.8, ये सतह पर होता है, सतह के ऊपर या नीचे इसका मान बदलेगा। पहाड़ों पर इसका मान अलग होगा, ध्रुव पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पर अलग होगा। जब जी बदलेगा, जब जी बदलेगा तो ध्यान से सुनना, स्मॉल जी जब बदलेगा, भाई ये रहा तुम्हारा भार, भार बराबर क्या है mg, ये वैल्यू जब बदलेगी, ये वैल्यू जब बदलेगी तो भार भी बदल जाता है, भार भी बदल जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन ये जो m है, ये m द्रव्यमान होता है जो कभी बदलता नहीं है। द्रव्यमान तो कभी नहीं बदलता, लेकिन वास्तविक में भार में जो परिवर्तन आ रहा होता है वो इस जी की वैल्यू में परिवर्तन के कारण होता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा बदलता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान हमेशा बदलता है, इस वजह से ही भार चेंज हो जाएगा। अगर तुम्हारा भार पृथ्वी पर जो है तो तुम पहाड़ों पर जाओगे तो तुम्हारा भार कम हो जाएगा, क्योंकि जी का मान कम होता है। तो याद रखना, जी के बदलने से भार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, कभी भी नहीं बदलेगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम है, किलोग्राम याद रखना, किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान 30 किलोग्राम, पहाड़ों पर द्रव्यमान कितना होगा, तो 30 ही होगा, तो द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है। बदलता वास्तविकता में कौन है, भार। और भार निर्भर करता है स्मॉल जी पर, और स्मॉल जी की वैल्यू हम कल डिस्कस करेंगे कि पहाड़ों पर कितना होता है, पहाड़ों के नीचे कितना होता है, सतह पर कितना होता है। ये बातें सारी हम कल करेंगे कि ध्रुव पर क्या रहेगा, भूमध्य रेखा पर क्या रहेगा, चंद्रमा पर क्या रहेगा, ये सारी बातें हम कल करेंगे। अभी तो हम बातें पढ़ रहे हैं, बस तुम्हें इनमें अंतर करवा रहा हूं कि द्रव्यमान और भार में अंतर क्या होता है। तो जी के मान में बदलाव के कारण ही, तो देख लेता हूं मैं, जी के मान में गुरुत्वीय त्वरण, ये जी गुरुत्वीय त्वरण है, के मान में बदलाव के कारण ही, बदलाव के कारण ही
भार बदल जाता है, भार बदल जाता है। तो भार हमेशा बदलेगा, लेकिन ध्यान रखना द्रव्यमान कभी नहीं बदलेगा। द्रव्यमान किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा है और द्रव्यमान को अगर हम गुरुत्वीय त्वरण से गुणा करें तो भार हो जाएगा, तो भार एक प्रकार का बल होगा। अच्छा, द्रव्यमान को हम साधारण तुला से मापेंगे तो भार को हम कमानीदार तुला से मापेंगे, और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा तो भार का मात्रक न्यूटन होगा, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है, भार एक प्रकार का बल होता है, याद रखिएगा। तो ये है तुम्हारा द्रव्यमान और भार। अब मैं कल इस पर कुछ सवाल तुमसे करवाऊंगा, याद रखिएगा। कितना द्रव्यमान है, वहां कितना द्रव्यमान होगा, भार इतना है, तो वहां भार में क्या प्रभाव पड़ेगा, कल बातें करेंगे। तो हमने क्या पढ़ा है, मैं रिपीट करवा दे रहा हूं, रिपीट करवा देता हूं क्या पढ़ा है। तो हमने बात की है गुरुत्वीय त्वरण की गणित के रूप में, और इससे पहले हमने पढ़ाया कि गुरुत्वीय त्वरण क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण स्वतंत्रतापूर्वक गिरती वस्तु का वेग में जो बदलाव होता है उसे ही हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, उसे जी से लिखते हैं। और गुरुत्वीय त्वरण की अगर हम बात करें गणित के रूप में, तो गणित के रूप में हमें पता है कि F बराबर m में होता है। ये तो सूत्र हम प्रकाश के बल का बेसिक सूत्र है। क्योंकि यहाँ पर ये नॉर्मल त्वरण है और यहाँ पर एक की जगह हमें गुरुत्वीय त्वरण लेना पड़ेगा, तो F बराबर mg हो जाएगा, तो g बराबर f बटा m हो जाएगा, g बराबर f बटा m हो जाएगा। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो गया है गुरुत्वीय त्वरण का। इस आधार पर जब हम इसकी कैलकुलेशन निकालते हैं द्रव्यमान और बल को आधार मानकर, तो इसका जो मान आता है, इसका जो मात्रक आता है वो तो न्यूटन किलोग्राम होगा, न्यूटन प्रति किलोग्राम। और इसके अलावा इसका जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, और इसकी वैल्यू निकाली जाती है, इसका वैल्यू आता है 9.8 मीटर पर सेकंड। ये पृथ्वी की सतह पर है, ये समुद्रों की सतह पर है। लेकिन अगर हम इसके ऊपर जाएं, नीचे जाएं, तो जी का मान हमेशा बदलेगा, स्मॉल जी बदलेगा, लेकिन कैपिटल जी कभी बदलता नहीं है। कैपिटल जी को तुम पति के समान मान सकते हो कि पति कभी बदलता नहीं है। शादी में जाएगा बेचारा वैसे कपड़े पहने रखेगा, एक ही कपड़े में 5-5 शादियां भी जाते हैं, लेकिन स्मॉल जी पत्नी की तरह होती है, जो हर जगह बदलती रहती है। शादी से पहले कुछ कपड़े पहनेंगे, शादी के समय फेरों के समय कुछ होगा, फेरों के बाद कुछ होगा, हर बार बदल रही है। इसका मतलब पृथ्वी के ऊपर जाएंगे तो बदलेगा, पृथ्वी के नीचे जाएंगे तो जी का मान बदलेगा, पहाड़ पर अलग होगा, भूमध्य रेखा पर अलग होगा, ध्रुव पर अलग होगा, तो जी स्मॉल जी बदलेगा, याद रखिएगा। और चंद्रमा की अगर बात करें, चूंकि चंद्रमा का आकार कम होता है, याद रखिएगा, इस वजह से चंद्रमा का आकार पृथ्वी की तुलना में कम है, इस वजह से गुरुत्वीय त्वरण भी कम होगा। कितना कम होगा, तो पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होगा, ये याद रखना है। पृथ्वी का 1/6 होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु के अंदर निहित पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होगा, m से लिखा जाता है, याद रखिएगा। द्रव्यमान मास m से लिखा जाता है, और भार w फीट यानी w से लिखा जाता है। द्रव्यमान कहीं भी कभी भी नहीं बदलेगा, कभी भी कहीं भी कहीं भी वस्तु को बदलती नहीं है, लेकिन भार बदलता है, क्योंकि g के मान में बदलाव होता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और भार का मात्रक न्यूटन होता है, क्योंकि भार एक प्रकार का बल है। तो कल हम इस पर डिटेल से चर्चा करेंगे कि पृथ्वी की सतह के ऊपर जी का मान क्या होता है, तो फिर जी का मान बदलेगा तो भार में क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा पर अगर वस्तु का भार पृथ्वी पर इतना है तो चंद्रमा पर भार क्या होगा, पृथ्वी पर द्रव्यमान इतना है तो चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना होगा। ये हम किरण बिल्कुल मैं बोल देता हूँ, किरण की मंडे की क्लास आपके अपलोड करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल करवा देंगे। तो जो मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या वो बातें समझ में आ रही है क्या, कमेंट करके मुझे बताया करो, कमेंट करके बताया करो, ताकि मेरा हौसला बढ़े। क्योंकि मैं तो कैमरे में लगा रहता हूँ, मुझे नहीं पता होता कि तुम लोग लाइव पे बैठे होते हो, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के लोग बड़े साइलेंट मोड में पढ़ते हैं, याद रखिएगा। तो ये कहानी चल रही है हमारी गुरुत्वाकर्षण बल की, और इसमें कम से कम कल इसका टॉपिक और चलेगा, याद रखना, हो सकता है परसों भी चले, लंबा टॉपिक रहता है गुरुत्वाकर्षण का। बिल्कुल, चलिए तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। द्रव्यमान और भार पर कुछ सवाल करेंगे हम, गुरुत्वीय त्वरण पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। ध्रुव पर क्या प्रभाव पड़ता है, भूमध्य रेखा पर क्या प्रभाव पड़ता है, पृथ्वी अपनी वर्तमान गति से तेज घूमना शुरू करते हैं, स्लो घूमना शुरू करते हैं तो क्या प्रभाव पड़ता है, पलायन वेग क्या होता है, कक्षीय वेग क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं, ये सारी बातें हम डिटेल से पढ़ते जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।